I welcome you all. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande, and soon we are going to start today's lecture. Yes, I hope I am here. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande. मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की लेक्चर का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दमा जो बीमारी रहती है, दमे की बीमारी में क्या क्या इलाज डॉक्टर्स लोग कर सकते हैं, करते हैं। तो ये वीडियो ज्यादातर एजुकेशनल वीडियो है, तो इसलिए ये वीडियो तो सबके, मेरे हर एक वीडियो सबके लिए काम आता है। जैसे कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो विद्यार्थीगण हैं, जो आयुर्वेद से होंगे, जो मॉडर्न एलोपैथी से होंगे, होम्योपैथी से होंगे, सब के सब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए मेरे वीडियोस हैं। टीचर्स लोगों के लिए भी ये सहायता मिल सकती है, जो विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं। तीसरी बात है, जो नए उभरते हुए डॉक्टर्स लोग हैं, उनको भी प्रैक्टिस करते समय आत्मविश्वास पैदा होने के लिए ये मेरे वीडियो जरूर काम आएंगे। और सामान्य जन के लिए ये वीडियो सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए काम आएंगे। अभी स्पेशली मैं इस वीडियो की बात करता हूं, दमे की बीमारी में हमें कैसे इलाज किए जाते हैं, कैसे इलाज डॉक्टर लोग करते हैं और किया जाने चाहिए। तो ये बात जो है वो ज्यादातर एजुकेशन की तरफ है। तो सामान्य जन जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या फायदा होगा? इनका सिर्फ इतना ही फायदा है कि उनका सामान्य ज्ञान बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसमें से ऐसे मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि सामान्य जन, सामान्य लोग, पेशेंट लोग इसका दवाई जो है वो अपने आप खुद ले ले और पछतावे। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद ब खुद कभी भी दवा लेने की कोशिश मत कीजिए। घरेलू जो उपचार है वो आप जरूर कर सकते हैं, और वो घरेलू उपचार भी मैं इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। तो मेरी ये विनंती है, दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप पहले मिनट से लेकर आखिर मिनट तक देखिए। आखिर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताने वाला हूं। शुरू में सब मेडिकल ज्ञान है, और वो भी विद्यार्थियों को, डॉक्टर लोगों को बहुत काम आएगा। दमे की बीमारी है, उसके बारे में, उसकी चिकित्सा के बारे में, उसकी मॉडर्न वाली जो ट्रीटमेंट है, एलोपैथी डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देते हैं, देना चाहिए, और वो बहुत पिन पॉइंटेड बताने वाला हूं। इधर उधर की बातें नहीं करने वाला हूं। तो चलो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके जो टाइटल्स है वो आप देख सकते हैं। मैं अभी ये बड़ा स्क्रीन करने वाला हूं, जिसको आपसे देखने में भी और सुनने में भी बहुत दिलचस्पी लगेगी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन जनरल मेडिकल प्रैक्टिस। मैं हर दफा आपको बता रहा हूं, मैं आपको अच्छा फैमिली फिजिशियन बनाने वाला हूं। अच्छा सा अच्छा आप फैमिली फिजिशियन जरूर बन सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन क्लासेस ऑनलाइन ऐसे करके मैंने सीरीज तैयार की है। अब तक डाइजेस्टिव सिस्टम के 10-12 वीडियो उधर चल बसे हैं, मतलब चल है उधर। तो मेरा आपको अगेन रिक्वेस्ट है, विनंती है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम ध्यान से सुनिए। वो प्रोफेसर देशपांडे मत सर्च कीजिए। सर्च जो उधर पट्टी आ जाती है, तो यूट्यूब के सर्च में क्या ढूंढना है आपको? राजेंद्र, RAJENDRA स्पेस देशपांडे। तो यह आपने सर्च में डाल दिया, क्लिक कर दी, तो मेरा एक फोटो आ जाएगा, उसके साथ मेरा नाम भी आ जाएगा। तो वो नाम जो है राजेंद्र देशपांडे, उधर फिर एक बार क्लिक कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे मेनू मिलेंगे। तो उस मेनू में प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कीजिए, तो उसमें से आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, और उसमें से एक ग्रुप का नाम है, क्या नाम है एक ग्रुप का प्लेलिस्ट में? ऑनलाइन मेडिसिन क्लासेस। ऑनलाइन मेडिसिन क्लासेस, वहां पर क्लिक कीजिए। वहां एक 10-12 वीडियो आपको जरूर मिल जाएंगे। मैंने कल वीडियो बनाया था, वो प्राइमरी वीडियो था। जैसे उसमें हमने सब चर्चा की थी कि ये ब्रोंकियल अस्थमा दमे में उसके कारण क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसमें पैथोलॉजी, विकृति क्या होती है, उसके कारण कौन से होते हैं, उनमें कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, और एक आखिर में बात की थी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से व्याधि व्यवच्छेदक निदान। मैं हमेशा ये बात कर रहा हूं कि मैं बातें बताते समय मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद शास्त्र जो है उनकी बातें पैरेलल करता जाऊंगा।
तो आपको सभी का सभी ज्ञान मिलकर आप बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो, ये मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है और ये मेरा मेल आईडी है। वो क्या है व्हाट्सएप का नंबर, कृपया नोट कीजिए, 9226810630 और मेल है professordeshpande@gmail.com। ये हमने प्रॉब्लम्स बहुत सारे मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं, एक एक करके धीरे धीरे मैं ये सब अपलोड करने वाला हूं। अब तक कौन सी वीडियो मैं बना कर चुका हूं? एक्यूट राइनाइटिस, सर्दी जुकाम वाली बातें हैं। होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज में बदल आ जाता है, आवाज बदल जाता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और ब्रोंकियोस्थमा की बात, दमे की बात अब चल रही है। इसके आगे और भी दो वीडियोस में बनाऊंगा जिसका नाम है ब्रोंकिएक्टेसिस और एम्फीजीमा। श्वसन मार्ग के ये सब व्याधियां हैं, तो ये आप जरूर वीडियो देखिए। आप मेरी कुछ अलग सर्विसेज है, वो भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं। जिसको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, लाइफस्टाइल काउंसलिंग के बारे में चाहिए, प्रकृति, आयुर्वेद प्रकृति मैं आपको निकाल दूंगा और उसके साथ साथ उसके आपको सलाह भी दूंगा कि आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आप क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी ऑक्यूपेशन करनी चाहिए, आपकी डेली रेजिमेन, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, कौन से व्यायाम करने चाहिए, कौन सी बीमारी आपको होने की संभावना है। ये सब के सब चीजें मैं आपको जरूर सलाह के तौर पर दे सकता हूं। पामिस्ट्री, हस्त सामुद्रिक भी मैं करता हूं, उसकी भी सलाह देता हूं। आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस है मेरे, मेडिसिन के हैं, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और आयुर्वेद सब्जेक्ट्स के भी है। तो मेरे आप सबको विनंती है कि पहला आप क्या काम करें, ये आरोग्य दूत बन जाइए, हेल्थ एम्बेसडर। हेल्थ एम्बेसडर बन के आप क्या करेंगे, आप जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे उस कॉलेज को सबके सब विद्यार्थियों को बता दीजिए कि डॉक्टर देशपांडे का वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बात करते हैं कि आप कौन सी भी प्रैक्टिस करें, एलोपैथी करें, आयुर्वेद करें, होम्योपैथी करें या नेचुरोपैथी करें, आपकी सबकी सब जिम्मेदारी क्या है, वो जो बीमारी है, वो जो हेल्थ की शिकायत है, आरोग्य का कुछ प्रॉब्लम है, उसकी रूट मूल तक जाइए, रूट कॉज ढूंढ लीजिए, व्याधि व्यवच्छेदक निदान, डिफरेंशियल डायग्नोस कर दीजिए और बाद में उसकी ट्रीटमेंट दीजिए। डोंट डू हिटिंग द इन अ बुश। आप सिम्टोमैटिक लाक्षणिक चिकित्सा ट्रीटमेंट देते रहे, आपको पता ही नहीं ये उसको दम क्यों लग रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है, उसका कारण, मूल कारण सिर्फ दमा है या कुछ हृदय की भी बीमारी है। ध्यान में रखिए, दम लगने का कारण, सांस लेने में तकलीफ होने का कारण, ब्रेथलेसनेस, डिस्निया का कारण हृदय की भी बीमारी हो सकती है, फेफड़े की, लंग्स की, फुफ्फुस की बीमारी हो तो हम ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। हृदय की बीमारी की वजह से ब्रेथलेसनेस हो तो कार्डियक अस्थमा बोलते हैं। कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा, ये दोनों का हम तौलनिक तरीके से अभी अभ्यास करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। सांस लेने में तकलीफ है, दमे की बीमारी है, तो वो वेदर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज अ ब्रोंकियल अस्थमा और कार्डियक अस्थमा, हृदय की वजह से है या फेफड़े की वजह से है, उसमें हम तौलनिक अभ्यास अभी इसी वक्त करने वाले हैं। तो यही बात यहीं पर कही है कि रूट कॉज फाइंड कर लो, रूट कॉज की ट्रीटमेंट देने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक शब्द विद्यार्थी गण लिख सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस को आयुर्वेद में व्याधि व्यवच्छेदक निदान कहा है। आपको एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? श्वास की व्याधि व्यवच्छेदक निदान करके तमक श्वास की चिकित्सा लिखिए या तमक श्वास का निदान पंचक लिखिए। ये सब शब्द आयुर्वेद लोगों को पता है। बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बहुत ही मूलभूत तत्व
कौन सी भी बीमारी में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये बहुत टैक्स सेंटेंस है। आयुर्वेद, एलोपैथी, कौन सी भी क्या बोलता है आयुर्वेद? संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर ट्रीटमेंट इज निदान परिवर्जनम। ध्यान से सुनिए, निदान, जो भी कॉजेस हैं वो दूर करने की कोशिश कीजिए। पहले तो वो कॉजेस आप अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं। वो टालने की संभावना नहीं है तो जिससे दूर भाग सकते हैं, उस कॉजेटिव फैक्टर से उतना दूर भाग सकते हैं। नहीं तो उसके ऊपर आपको कुछ अलग एंटीडोट, उसकी अपोजिट कुछ मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो। ब्रोंकियल अस्थमा एक बार फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स अ क्रॉनिक डिसीज। ज्यादातर महीना का इतिहास मिल सकता है, सालों का इतिहास मिल सकता है। डॉक्टर मेरे को 2 साल से तकलीफ है, 5 साल से तकलीफ है, 10 साल से तकलीफ है। दूसरी बात यह है कि ये रिवर्सिबल है। एक अटैक आ गया तो अटैक रुक जाने के बाद, अटैक खत्म हो जाने के बाद, जिसको आयुर्वेद में वेगावस्था बोला है। तमक श्वास आयुर्वेद की कौन सी बीमारी है? तमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा, प्राण वह स्रोतस की बीमारी, प्राण वह स्रोतस की बीमारी। उसके बारे में जो भी कारण है दुष्टि के, प्राण वह स्रोतस दुष्टि कारण, प्राण वह स्रोतस दुष्टि लक्षण, ये सब विद्यार्थियों ने पढ़ना चाहिए। चलो, ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिसीज है। आपको श्वसन मार्ग का नाश कर देते हैं, उसकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर डैमेज कर देते हैं। ये रिकरेंट है, बार बार उसका अटैक आ सकता है। पैरोक्सिस्मल अटैक ऑफ डिस्निया, दम लगता है आपको, सांस लेने में तकलीफ होती है और ज्यादातर एक्सपायरेटरी होता है। जैसे कि सांस लेने में इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, 2 चीजें होती हैं सांस लेने में। ये प्रॉब्लम ज्यादातर एक्सपायरेटरी है। ये जो ब्रोंका है ना, श्वसन मार्ग, वो नैरो हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाता है, उसमें से हवा निकलने में तकलीफ होती है। और वो नैरो मार्ग से जब हवा निकलती है तो व्हिसलिंग साउंड आता है। तो ये दमे की बीमारी के रुग्ण में ये व्हिसलिंग साउंड कभी कभार दूर से भी, जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आ जाता है तो सुनने को आता है। वो पेशेंट को जो नातेवाईक रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, उनको भी पता चलता है कि ये दमे वाला रुग्ण, उसको सीटी जैसी आवाज, सांस की आवाज आती है। ज्यादातर हम जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं तुरंत पता चलता है। फिर ध्यान में रखिए, व्हिसलिंग ये दमे की बीमारी में पाया जाता है। फिर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि व्हिसलिंग सिर्फ दमे से होती है। व्हिसलिंग साउंड निकलने के लिए बहुत अलग भी रीजन हो सकते हैं। दमे की बीमारी के निदान करने के लिए इतिहास, रुग्ण का इतिहास, उसकी पुराने वाली चीजें, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ध्यान से सुनिए। तो ये सब आपको पूछना पड़ेगा कि ये कितने साल से है, आपको अलग कुछ एलर्जी है क्या, आपके माता पिता बहन भाई को किसी को दमे की बीमारी है क्या, ये बातें, आपको एक्जिमा की बीमारी है क्या, आपको अर्टिकेरियल रैश आता है क्या, त्वचा विकार है क्या। ध्यान से सुनिए, ये इतिहास, हिस्ट्री टेकिंग इन द पेशेंट ऑफ दमा अस्थमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशन के बजाय ब्रोंकियल अस्थमा के लिए ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन काम नहीं आते। सिर्फ कौन से इन्वेस्टिगेशन है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कंप्यूटराइज्ड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से हम ब्रोंकियल अस्थमा का बहुत सारा डायग्नोसिस के मदद आ सकता है। फिर ज्यादातर डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, ये ध्यान में रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, कंपैरिजन इन ब्रोंकियल अस्थमा एंड कार्डियक अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा का कारण है, यहां पर देखिए, फुफ्फुस, फेफड़े की तकलीफ, श्वसन मार्ग की तकलीफ। कार्डियक अस्थमा हृदय का आजार है, हृदय की बीमारी है। देखो, ब्रोंकियल अस्थमा में ब्रोंकोस्पैज्म है ना, अकुंचन, स्नायु अकुंचित हो जाते हैं। यहां का कारण अलग है, यहां है पल्मोनरी कंजेशन, फुफ्फुस में
रक्तस्राव की संचिति हो जाती है और उधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जमा होने से सूजन आ जाती है, लंग पेशी को सूजन आ जाती है, वहां इडिमा रहता है, कंजेशन रहता है, ब्रोंकोस्पैज्म की कोई शिकायत नहीं है। ये ब्रोंकियल अस्थमा ज्यादातर यंग एज में पाया जाता है। ये कार्डियक अस्थमा, हृदय की बीमारी ज्यादातर अबव 50 और 60 इयर्स में रहती है। ब्रोंकियल अस्थमा मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, स्त्री पुरुष में। कार्डियक अस्थमा प्रिडोमिनेंटली सीन ज्यादातर पुरुष वर्ग में दिखाई जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा में पास्ट हिस्ट्री ले ली हमने, रुग्ण में पहचान लिया, प्रश्न पूछ लिया, तो उसमें एक्जिमा की हिस्ट्री मिल सकती है, अर्टिकेरिया की हिस्ट्री मिल सकती है, एलर्जिक रैश, ससेप्टिबिलिटी टू द कोल्ड, ठंड से उसको तकलीफ होती है, एलर्जी टू द पोलन, स्प्रिंग एलर्जी बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स रहते हैं ना, वनस्पतियों फूलों में रहते हैं, उसमें तकलीफ बढ़ जाती है। ग्राउंडनट, सेंगदाना, ये ग्राउंडनट्स चबाते हुए खाते हुए खाने में आ गए तो सांस बढ़ जाती है, ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक आ जाता है। एग्स, ये भी सब एलर्जेंस हैं, वो एलर्जेन से आपको एलर्जी होना ये इसमें मिल जाता है। यहां एलर्जी की हिस्ट्री नहीं मिलती। हृदय की बीमारी में एलर्जी का कोई संबंध नहीं है। क्या होता है उसमें? हाइपरटेंशन हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर हो सकता है, सब की सब कुछ ना कुछ हृदय की शिकायत पाई जाती है। फैमिली हिस्ट्री, ब्रोंकियल अस्थमा में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है। उसके माता को, पिता को, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, भाई बहन को, किसी ना किसी को, अंकल होते हैं, आंटी होती है, इसमें लोगों में, फैमिली में दमे की शिकायत या एलर्जी की शिकायत पाई जाती है। कुटुंब का इतिहास लिया, फैमिली हिस्ट्री की जांच की, हमने माहिती संकलित की, तो उसमें ये मिल जाएगा। हृदय की बीमारी में ये फैमिली हिस्ट्री में दमे की कोई शिकायत नहीं, उसमें क्या मिलेगी आपको? हाइपरटेंशन की हिस्ट्री मिलेगी। उसमें माता को या पिता को भी या खुद को हाइपरटेंशन जरूर मिल सकता है, उसी की वजह से उसके हृदय कमजोर हो जाता है। आगे चलकर पर्सनल हिस्ट्री, ये ब्रोंकियल अस्थमा वाला पेशेंट हाईली सेंसिटिव, रिएक्टिव रहता है। जो वातावरण में बदल हो जाते हैं, कई कबार खाने पीने में गलत हो गई तो उसके तुरंत उसको तकलीफ होती है, उसको बोलते हैं हाइपर रिएक्टिव या हाइपर सेंसिटिव पर्सन। कार्डियक अस्थमा में ऐसी पर्सनल हिस्ट्री नहीं मिलती हमें। ब्रोंकियल अस्थमा का जो अटैक आ जाता है वो ज्यादातर सुबह सुबह आ जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, से 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, अर्ली इन द मॉर्निंग। और कार्डियक अस्थमा का अटैक जो है ज्यादातर मिडनाइट में आ जाता है, वेरी स्पेसिफिक। मिडनाइट में 12 बजे हैं और हमारे ग्रैंडफादर बेड में खड़े हुए, हमारे पिताजी या उसके पिताजी, ग्रैंडफादर, उनको ये आपको लगा कि 50 इयर्स का आदमी है और उसको बेड में मिडनाइट में खड़ा होकर वो सांस की तकलीफ हो रही है, तो ज्यादातर क्या हो सकता है? उसको कार्डियक अस्थमा का अटैक आया होगा। देखिए फर्क है सिम्टम्स में। ब्रोंकियल अस्थमा में एक्सपेक्टोरेशन, डिस्निया मिल जाता है, उसमें स्कैंटी और म्यूकॉइड, इतना ज्यादा कफ नहीं निकलता, इतना ज्यादा नहीं, स्टिकी रहता है। देन स्टिकी म्यूकस यहां पर लिखा है, यहां पर अलग है। यहां पर जो दम लगता है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों फेजेस में लगता है। दूसरी बात ऐसी है कि उसका जो स्पूटम है, खांसी या बलगम निकलता है, प्रोफ्यूज स्पूटम आ जाता है और उसमें फ्रॉदी बबल्स मिलेंगे, बबल्स, फ्रॉदी रहता है, फ्रॉदी स्पूटम है और प्रोफ्यूज है, ज्यादा है। ब्रोंकियल अस्थमा में ज्यादा सिक्रीशंस नहीं निकलती। इसमें कार्डियक अस्थमा में पाल्पिटेशन रहता है, हृदय की धड़कन, धक धक धक, हृदय की धड़कन मतलब पाल्पिटेशन। वो आदमी कहता है मेरे को मेरे हृदय की आवाज सुनने आ रहा है। नॉर्मली आवर ओन हार्ट साउंड्स कैन नॉट बी हर्ड बाय आवरसेल्फ। हमारी हृदय की धड़कन फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमें खुद को सुनने को नहीं आती। ये कार्डियक अस्थमा वाले पेशेंट को हृदय की आवाज खुद को सुनने को आती है, धक धक करने लगा, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन एंड लॉट ऑफ स्पूटम।
ऑन एग्जामिनेशन यहां पर आपको विसलिंग साउंड मिल जाएगी, व्हीज मिल जाएगी, यहां पर व्हीज नहीं रहती। कहां पर मिलेगा? ब्रोंकियल अस्थमा में, कार्डियक अस्थमा में नहीं। कार्डियक अस्थमा में स्टेथोस्कोप लगाते हुए ये लंग्स जो है ना, उसमें बेजल रीजन में, बेसमेंट में क्रेप्स मिलेंगे, क्रेप्स, CREPTS। ये टिपिकल साउंड हो जाता है श्वास का, ठीक है। यहां पर अस्थमा में साइनोसिस इज प्रेजेंट, एब्सेंट, ज्यादातर। जोर सा अटैक आ गया, बाद में इमरजेंसी है तो जरूर मिलेगी। ब्रोंकियल अस्थमा में इन इमरजेंसी ऑक्सीजन 50-60 से कम हो जाने से जरूर साइनोसिस मिलेगी। फिर यहां पर शुरू से ही साइनोसिस, ब्लू कलरेशन, सेंट्रल साइनोसिस, जबान ब्लू कलर की हो जाती है, अंगुली में, नाखून में ब्लू कलर आ जाता है, उसको साइनोसिस बोलते हैं। विवर्णता, आयुर्वेद के हिसाब से विवर्णता, वर्ण बदल जाता है, पिंक नहीं रहता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा और ऑक्सीजन का प्रमाण कम है, ठीक है। यहां पर बीपी नॉर्मल मिलेगा, यहां पर हाइपरटेंशन मिल सकता है। यहां पर हार्ट साउंड ब्रोंकियल अस्थमा में नॉर्मल रहेंगे, यहां पर ट्रिपल हार्ट साउंड्स, लब, डब और ठक, उसको गैलोप रिदम बोलते हैं। गैलोप रिदम ये रुद्र ध्वनि की विकृति है। ट्रिपल हार्ट साउंड ध्यान में रखिए, ये कार्डियक अस्थमा में मिल सकता है, हमेशा नहीं मिलता। यहां प्लेंटी ऑफ व्हीजिंग ब्रोंका है, प्लेंटी ऑफ व्हीजिंग, व्हीजिंग महत्वपूर्ण है। यहां पर प्लेंटी ऑफ राल्स और बेजल क्रिपिटस है। यहां वातज ध्वनि है, आयुर्वेद में यहां पर कफज ध्वनि है, क्योंकि इडिमा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रमाण लंग्स में बढ़ गया है, सेल के बीच बीच में कुछ संचित हो गए, वूजिंग ऑफ द ब्लड है, कैपिलरी से ब्लड निकलता है। यहां पर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहां पर ज्यादा एंटी अस्थमेटिक मतलब एंटी एलर्जिक देंगे, क्लोरफेनेरेमाइन मैलिएट, टैबलेट एविल, इंजेक्शन एविल, है ना, यहां पर एंटी एलर्जिक देंगे, ब्रोंको डायलेटर्स देंगे, एस्थैलिन, साल्ब्यूटामॉल, और आखिर में वेरी इमरजेंसी ड्रग है ब्रोंकियल अस्थमा का, इंजेक्शन एड्रेनालिन। पेशेंट जा रहा है, मर रहा है, दमे का पेशेंट है, इतना सारा दम लगा है उसको कि वो मरने की संभावना है, तो उसको तुरंत सबक्यूटेनियस, देखिए एड्रेनालिन का इंजेक्शन सब कट देना है, त्वचा के नीचे देना है, न कि सीरे में, न कि मसल्स में। देन इंजेक्शन डेरिफाइलिन दे सकते हैं, इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन दे सकते हैं। और यहां कार्डियक अस्थमा में क्या करेंगे, वो इडिमा कम करने के लिए टैबलेट लैसिक्स या इंजेक्शन लैसिक्स देंगे, जो डायूरेटिक है, जो मूत्र बढ़ाता है और इडिमा कम कर देता है। कार्डियक अस्थमा का पेशेंट को तुरंत एडमिट करके उसको आईवी इंट्रावेनस अमाइनोफाइलिन का इंजेक्शन देना है। वो देते समय, अमाइनोफाइलिन का इंजेक्शन देते समय it should be given in diluted form in the glucose, and secondly it should be given very slowly. अमाइनोफाइलिन का इंजेक्शन बहुत ही धीरे रखकर धीरे धीरे डॉक्टर ने देना चाहिए। जो भी मैं अभी टैबलेट्स के नाम ले रहा हूं, इंजेक्शंस के नाम ले रहा हूं, वो सामान्य जन के सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल ही नहीं बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, ब्रोंकियल अस्थमा की डायरेक्ट पिन पॉइंटेड शार्प ट्रीटमेंट चालू करेंगे। देखिए यहां कैसे कैसे दिखाई है, नॉर्मल ल्यूमेन देख रहे हैं आप, कैसे एयरवे है हमारा, यहाँ ये मसल्स भी है ना, यहाँ पर ये रिलैक्स्ड स्मूथ मसल दिखा है। हाँ, फिर यह क्या हो गया, यहाँ की वॉल देखिए, यहाँ थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो गया है, और नैरो बन गया, ये पाथ जो है ना वो वेल इन्फ्लेम्ड एंड थिकंड हो गया, थिकंड, जाड़ा जाड़ा हो गया है, और ल्यूमेन उसकी अंतर जो पोपली है वो कम हो गई है। यहां पर अटैक आ गया आपको, तो उसमें क्या आ गया, अटैक में क्या हो जाएगा, और ही ये ल्यूमेन देखिए यहां पर कितना बड़ा है, ऑक्सीजन इजी ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन लेने में तकलीफ है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में तकलीफ है,
यहाँ तो बिल्कुल ही तकलीफ है। और यहाँ देखिए अलग टाइटेंड स्मूथ मसल, ये जो मसल की है देख रहे हैं ना, यहाँ रिलैक्स्ड है, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्टेड स्मूथ मसल है। देखिए ना, देख सकते हैं ना आप सब, ए एयर ट्रैप इन एल्वियोला, एल्वियोला क्या है, ये एल्वियोला है, बैग्स हैं, गैस से भरे हुए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए बैग्स को बोलते हैं एल्वियोलाई। ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट, उपचार की बात कर रहा हूं डॉक्टर्स लोगों के लिए, मेरे विद्यार्थी मित्र के लिए, ध्यान से देखिए, स्नैपशॉट लगाइए और नोट्स करते जाइए। पहले तो हम क्या करेंगे, एस्थेलिन इनहेलर, अभी ज्यादातर इनहेलर चल रहे हैं और इनहेलर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें क्या ड्रग है, सालब्यूटामॉल। तो सालब्यूटामॉल को बोलते हैं जेनेरिक नेम, इसको बोलते हैं ब्रांड नेम। ये 2 पफ ऐसे लेने की उसको सिखाना चाहिए। डॉक्टर, फैमिली फिजिशियन की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने उसको प्रैक्टिकल करके वो पफ कैसे इस्तेमाल करना है उसका ट्रेनिंग देना चाहिए। ये 2 पफ ले सकता है। इंजेक्शन डेरिफाइलिन तुरंत हम दे सकते हैं, 2 सीसी इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये सब और है, डेरिफाइलिन नहीं है हमारे पास तो और क्या हो सकता है, इंजेक्शन एल्यूपेंट, एल्यूपेंट ब्रांड नेम है, कंपनी ने दिया हुआ नेम है। उसमें जेनेरिक नेम क्या है, ऑर्सिप्रिनेलिन, ऑर्सिप्रिनेलिन 2 सीसी इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। ध्यान से देखिए, इंजेक्शन ये और है, ये और इसके अलावा ये देख सकते हैं, इसके अलावा ये भी दे सकते हैं। ट्रायल एंड एरर है, किसने कितना दम कम हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज एंड रिएक्शन रिस्पॉन्स कैसा आ जाता है पेशेंट की तरफ से। इंजेक्शन सालब्यूटामॉल जिसको एस्थेलिन कहते हैं 0.25 मिलीग्राम इंट्रावेनस स्लोली। ध्यान से देखिए, तो डेरिफाइलिन, एल्यूपेंट या एस्थेलिन तीनों इंजेक्शन का इस्तेमाल एक्यूट अटैक में आप कर सकते हैं। ये देखो इनहेलर, इनहेलर पिक्चर में दिखाया है, फिर डॉक्टर लोगों ने उसका ट्रेनिंग देना चाहिए कैसे इनहेलर का, बहुत आसान रहता है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इफ पेशेंट इज यंग, अभी उम्र के हिसाब से, आइसोप्रिनेलिन ऑटोहेलर 2 पफ, आइसोप्रिनेलिन ऑटोहेलर 2, एक्यूट की बात करें, आशुकारी चिकित्सा, घर पे किए हुए नहीं, हमारी दवाखाने में हॉस्पिटल में जो उपचार दिए जाते हैं उसके बारे में ये बात चल रही है। इंजेक्शन एड्रेनालिन डॉक्टर लोग देंगे 0.5 मिली ml सबक्यूटेनियस, ध्यान से सुनिए, एड्रेनालिन सबक्यूटेनियस, ये इमरजेंसी ड्रग हैं, उससे लोगों के प्राण बच सकते हैं। फिर ये बुढ़ापे में देने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि एड्रेनालिन से हृदय की धड़कन बढ़ेगी और उसको पुराने वाले हिस्ट्री रहेगी, उसको हार्ट अटैक वाला पेशेंट है तो क्या मालूम उसको अरिथमिया हो जाएगा। इंजेक्शन एड्रेनालिन बूढ़े व्यक्ति को देने से अरिथमिया पैदा हो सकता है, ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है, तो बात बिगड़ जाएगी, हो सकता है। चलो, इफ अटैक इज स्टिल सीवियर, इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन। ये अमाइनोफाइलिन का एक फायदा है दोस्तों, अमाइनोफाइलिन ब्रोंकियल अस्थमा में भी यूज किया जाता है, अमाइनोफाइलिन कार्डियक अस्थमा में भी यूज किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है अमाइनोफाइलिन का। कैसे करते हैं, 10 ml उसकी पाउडर रहती है, डाइल्यूटेड इन 25 ml% ऑफ डेक्सट्रोज, 25 ml लेंगे, 25% डेक्सट्रोज 10 ml लेंगे, उसमें ये मिक्स करेंगे और आईवी देंगे वेरी स्लोली। ये जो मिक्सचर है ना, ये बनाया हुआ, वो कितने मिनट्स में देना चाहिए, कम से कम 5 to 10 मिनट्स, डोंट पुश इट, नो, उससे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। अमाइनोफाइलिन इंजेक्शन ऑलवेज शुड बी गिवन वेरी 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 स्लोली। जो नए नए विद्यार्थी है उन्होंने परीक्षा में ये बताना चाहिए, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनको तो ये पता है। और हम क्या यूज कर सकते हैं एक्यूट अटैक में, नेब्यूलाइजर, और नेब्यूलाइजर में क्या दवाई डालेंगे, एस्थेलिन या एप्रेट्रोपियम, एप्रेट्रोपियम
आइट्रोपियम, ये हम डाल सकते हैं एस्टेलिन और बताया है। इफ स्टिल नॉट रिलीव्ड, अमाइनोफाइलिन से भी काम नहीं बना, उसका दमे का अटैक नहीं कम हुआ, तो यू कैन रिपीट इंजेक्शन मे बी आफ्टर 1 or 2 आवर्स। इसके साथ साथ अमाइनोफाइलिन एक इंजेक्शन से काम नहीं बना तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन एफकॉर्लिन, ये एक प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसा ड्रग है। एफकॉर्लिन, उसमें क्या है, जेनेरिक नेम क्या है उसका, देखिए यहां पर हाइड्रोकॉर्टिजोन, इसको स्टेरॉइड बोलते हैं। ये 100 मिलीग्राम आईवी देना चाहिए। इसके अलावा और ये नहीं मिला आपको, ये आपके पास नहीं है, तो तुरंत आप क्या देख सकते हैं, इंजेक्शन डेकेड्रॉन। डेकेड्रॉन इज अ ब्रांड नेम, डेक्सामिथाजोन जेनेरिक नेम। डेकेड्रॉन का इंजेक्शन अभी डेक्सामिथाजोन की बात ये कोरोना पैंडेमिक में भी चल रही है। कोरोना पैंडेमिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये लेक्चर डॉक्टर देशपांडे का अभी जो चल रहा है वो 30 जून 2020 को चल रहा है। आज ट्यूसडे है और 30 जून को ये मैं पीजी के साथ लेक्चर ले रहा हूं। इसके साथ साथ कभी कभार ये स्टेरॉइड देने के साथ भी ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। सो O2 इज गिवन बाय नेजल कैथेटर। द पेशेंट शुड बी एडमिटेड इफ, अभी तक जो बात मैंने कही वो जिस डॉक्टर लोगों ने, जिस विद्यार्थियों ने पहले बहुत सारा हॉस्पिटल में काम किया है, उसका क्लिनिक बहुत बढ़िया सा है, उसमें डे केयर की फैसिलिटी है, उसमें सब कंपाउंडर्स है, थेरेपिस्ट है, टेक्नीशियंस है, सब टीम है उसके साथ काम करने वाली, और वो खुद उन्होंने EMS, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, EMS बोलते हैं, उसका एक कोर्स भी किया है। तो ये सब पहले वाली बताई हुई चीजें जो हैं वो कर सकता है। फिर उसने भी उस ट्रेंड डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर ने भी, अनुभवी विद्यार्थी डॉक्टर ने भी पेशेंट को एडमिट आईसीयू में करना है। कब करना है, ये सब 6 बातें ध्यानपूर्वक नोट करवा लीजिए। ये अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर 6 चीजें देख रहे हैं, उसमें से कहीं भी चीज वो पेशेंट में दिख रही है तो उस पेशेंट को रुग्णालय में प्रवेशित करके इंटेंसिव केयर यूनिट में इमरजेंसी मैनेजमेंट करने की जरूरत है। नहीं तो आप आपकी डिस्पेंसरी में ट्रीट करते रहेंगे और पेशेंट में कुछ दुर्घटना बन गई तो सारा का सारा दोष आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि कब तक मेरे हाथ वाली बात है, कब तक मेरे हाथ वाली बात नहीं है। तो हॉस्पिटल में एडमिट कम करेंगे, पेशेंट इज टू ब्रेथलेस टू टॉक। एक्शन करके बता रहा हूं। काय दादा तुमचं नाव काय आहे, गाव काय, सांग कुठनं आला, नाम क्या, नाम अलग वाला नातेवाईक बताएगा सर देशपांडे हैं। पेशेंट खुद नहीं बता रहा क्योंकि उसको इतनी सारी दम लग रही है तो उसका नाम भी बता नहीं सक रहा है। टू ब्रेथलेस टू टॉक। पल्स नाड़ी देखेंगे तो नॉर्मली इट शुड बी 80 पर मिनट, ये बढ़ गई है। टैकीकार्डिया 120 पर मिनट, अबव 120 पर मिनट, 150 है, 200 है, बहुत घबराने वाली बात है। रेस्पिरेटरी रेट, RR, श्वसन का जो वेग है, नॉर्मली इट शुड बी 14 पर मिनट। अभी उसकी सांस जो चल रही है वो अबव मोर देन 30 पर मिनट इन चिल्ड्रेन और यंग, एंड इन एडल्ट मोर देन 50 पर मिनट। ये नंबर्स बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए। साइनोसिस इज प्रेजेंट, ब्लू डिस्कलरेशन। सेंट्रल साइनोसिस टंग के ऊपर है, लिप्स के ऊपर है, और पेरिफेरल नखून है, अंगुलियां हैं, उसके ऊपर नीले नीले धब्बे, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रमाण कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। खून में ऑक्सीजन कम है, खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो साइनोसिस बनेगा ही बनेगा। टिप्स ऑफ द फिंगर्स में मिल जाएगा। ब्रैडीकार्डिया, उसकी पल्स जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि हृदय का अफेक्ट हो जाएगा। हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगा। एग्जॉशन, पूरा का पूरा
थकावट है, पेशेंट इज गोइंग टू ड्राउजी, बेशुद्ध पड़ने वाला है रुग्ण, साइलेंट चेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ड्यू टू द कंप्लीट ब्रोंकोस्पैज्म, नो रेस्पिरेटरी साउंड्स। ध्यान से सुनिए, ज्यादातर मैं व्हिस्लिंग की बात कर रहा था, वातज ध्वनि की बात कर रहा था, स्टेथोस्कोप, फिर इसको इतना दम है, उसके बावजूद, ध्यान से सुनिए, इतना दम लग रहा है, उसके बावजूद स्टेथोस्कोप लगाया, कुछ ही साउंड नहीं है, व्हिस्लिंग नहीं है, ये डेंजरस है। आप देख रहे हैं पल्स रेट ज्यादा है, बीपी कम हो रहा है, सांस ज्यादा फूल रहा है और साइलेंट चेस्ट है, एडमिट इमीडिएटली। थोड़ी भी तुरंत उसके ऊपर कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी बात करते हैं मेंटेनेंस की। अटैक तो खत्म, अटैक चला गया, हमारी दमे की सांस जो फूल गई थी, उसका जो वेगावस्था थी, हमने आइदर हमारी दवाखाने में या एडमिट करके उसका हमारे एडजस्टमेंट, उसकी मैनेजमेंट हो गई। जब अटैक के बाद आ जाता है, अटैक को बोलता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक्सासर्बेशन। लिख दीजिए, एक्सासर्बेशन या रिलैप्स। रिलैप्स, अटैक आ जाना, रिलैप्स, रिलैप्स, अटैक बढ़ जाना, आयुर्वेद में कहते हैं वेगावस्था। अटैक चला गया, पेशेंट घर पर आ गया, तो उस बीच में आगे का अटैक आने के पहले वाली, दो अटैक के बीच वाली जो स्थिति है, दो अटैक के बीच वाली जो स्थिति है, उसको बोलते हैं, लिख दीजिए, रेमिशन, REMISS, रेमिशन बोलते हैं। एक है एक्सासर्बेशन, अटैक आना और अटैक चला जाना, स्वस्थ है तो रेमिशन। वेगावस्था, अवेगावस्था, अटैक है वेगावस्था, अटैक नहीं है अवेगावस्था। उसमें क्या क्या कैसे कैसे एलोपैथी में इलाज किए जाते हैं, उसके बारे में ये 3-4 स्लाइड्स हैं। माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा है, ये पहले हमको जानना चाहिए। ये देखिए, माइल्ड इंटरमिटेंट है, माइल्ड परसिस्टेंट है, सीवियर परसिस्टेंट है, क्या है? तीन ही चीजें हैं, लिख दीजिए एक के नीचे एक। माइल्ड इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, सीवियर परसिस्टेंट। तीन चीजें सिर्फ देखनी है आपको पेशेंट में। पहले क्या है? माइल्ड। माइल्ड कैसे बोलेंगे? अटैक जो है, दमे का अटैक, सप्ताह में एक से कम टाइम आता है, लेस देन वंस, लेस देन वंस, और वो माइल्ड है। उसकी इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी, दो पॉइंट्स ध्यान में रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप विद्यार्थी हो या डॉक्टर्स हो या टीचर्स हो या सामान्य जन हो, दमे के बारे में दो शब्द ध्यान से सुनिए और ध्यान में रखिए। दमे की बीमारी में एक तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने दफा बार बार अटैक आता है, फ्रीक्वेंसी, बार बार आना। और दूसरी चीज होती है इंटेंसिटी। स्टैटिस्टिक्स के बारे में और ग्राफ के बारे में बोलूं तो ये सीधा रहता है, वो वाई एक्सिस रहता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है वो क्या रहता है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम क्या प्लॉट करेंगे? पेशेंट का फ्रीक्वेंसी। उधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 दिन लिखेंगे, दिन दिन के हिसाब से, और उधर ऊपर वाले बाजू में हम लिखेंगे इंटेंसिटी। मैं आपको विनंती करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थी, टीचर्स, डॉक्टर्स और सामान्य जनों, आप ये ग्राफ केस पेपर में या आपके खुद के घर में ये ग्राफ बना सकते हैं। दमे का पेशेंट हो तो ये बना लीजिए। ग्राफ बताया सर ने, कौन सी पुस्तक में नहीं है ग्राफ? एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस इंटेंसिटी। सर ये इंटेंसिटी का क्या करेंगे? लिखो 10 20 30 40 50 100, या 20 40 60 80 और 100। कितना दम है आपको? बहुत है, बहुत, 100%। पहले वाले आपका 100% था, अभी हमने आयुर्वेदिक चालू किया है, कैसा फरक है? आम्ही आमच्या मराठी इन महाराष्ट्र स्टेट
फॉर द पेशेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, मराठी इज अ मदर टंग. हम उनको पूछते हैं रुपयामध्ये तुम्हाला किती फरक पडला. 100 पैशामध्ये 1 रुपयामध्ये 50 पैसे फरक पडला, 4 आणे फरक पडला. आमच्या काळात आम्ही असं विचारायचो. While I was practicing, I was asking the patient in Marathi language, such type of the language I was used to talk. अभी इंग्लिश में बता देता, हिंदी में बता देता. आप रुग्ण को पूछ सकते हैं कितना प्रतिशत आपको फायदा मिला है. 50% है, 25% है, कितना फायदा मिला है ना, वो पूछ सकते हैं आप. तो ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए. फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बार बार आता है और कितना जोर का अटैक आ जाता है. यहां क्या है, एक सप्ताह में बिलो 1 अटैक का समय कितना है, एक टाइम, सिर्फ एक टाइम आता है, या लेस देन 1. एक या पिछले सप्ताह में कुछ अटैक ही नहीं आया है ना, 0, और माइल्ड अटैक रहता है. उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, एस्थेलिन इनहेलर, सालब्यूटामॉल. एस्थेलिन इज अ ब्रांड नेम, सालब्यूटामॉल इज अ जेनेरिक नेम. इनहेलर यूज करने की बताइए उसको. 2 पफ स्टैट जब अटैक आ जाएगा, और देन जैसे कि आज ट्यूसडे है, मेरे को अटैक अभी आ रहा है, तो मैं इमीडिएटली 2 पफ लूंगा, और कल से सुबह शाम को एक एक पफ लूंगा. बीडी का मतलब है 2 टाइम्स इन अ डे. उसके साथ साथ हम क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या देंगे, टैबलेट, गोली देंगे. एस्थेलिन की एक गोली मिल जाएगी 4 मिलीग्राम की, सुबह और शाम लेनी है बीडी. और टैबलेट डेरिफाइलिन, उसका जेनेरिक नेम है थियोफाइलिन 1. ये और है, देखिए यहां ध्यान से सुनिए, या आइदर एस्थेलिन यूज कीजिए, नहीं तो डेरिफाइलिन यूज कीजिए. सबके सब दवा एक साथ देने की कोई भी जरूरत नहीं रहती. ये डॉक्टर की और पेशेंट की स्थिति की बात में समझ सकते हैं कितना देना है, कैसा देना है. ये स्टैंडर्ड नहीं है, देखिए स्टैंडर्ड नहीं, उसमें कम ज्यादा आप जरूर कर सकते हो. ये स्टैंडर्ड एक आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है नॉलेज के लिए. डेरिफाइलिन टैबलेट, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम. टीडीएस देना है, टीडीएस का मतलब है 3 टाइम्स. टैबलेट ब्रिकैनिल 5 मिलीग्राम 2 टाइम्स इन अ डे. उसमें क्या रहता है, टर्ब्यूटालिन रहता है. तो एस्थेलिन, डेरिफाइलिन एंड ब्रिकैनिल, दीज आर द टैबलेट्स, एंड दिस इज द इनहेलर. अभी पेशेंट ऐसा है मेरे सामने, उसको 2 दफा, हफ्ते में 2 दफा उसको तकलीफ होती है. फ्रीक्वेंसी कैसी है, हफ्ते में 2 बार अटैक आ जाता है, बट नॉट डेली. आज आ गया तो परसों के दिन आ जाएगा, नॉट डेली. तो उसके हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एस्थेलिन इनहेलर 2 to 3 पफ इफ अटैक ऑकर्स. अटैक आते ही तुरंत 2 या 3 पफ लेना चाहिए, और बाद में बेक्लेट इनहेलर 500 मिलीग्राम बीडी टू प्रिवेंट दैट अटैक. दिस बेक्लेट जो है ना, वो स्टेरॉइड है. उसमें क्या है, बिक्लोमिथैजोन. बेक्लेट इनहेलर में क्या है, बिक्लोमिथैजोन. ये स्टेरॉइड नहीं है. एस्थेलिन इज नॉट स्टेरॉइड. एस्थेलिन इज अ ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन. तो ये भी ब्रोंकोडायलेटर है. स्टेरॉइड हमेशा एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है. स्टेरॉइड एंटी एलर्जिक है. हमारे पुराने जमाने में बिफोर 30-40 इयर्स डॉक्टर सब लोग ओरली स्टेरॉइड देते थे. ओरली स्टेरॉइड देने से रुग्ण को बहुत सारे प्रॉब्लम उस जमाने में आते थे. स्टेरॉइड्स ज्यादातर कौन सी डिसीजेस में हम देते थे, ध्यान से सुनिए और लिख दीजिए. स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज्यादातर दमे की बीमारी में, संधिवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बीमारी में, सोरियासिस त्वचा विकार की बीमारी में, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की बीमारी में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते थे. फिर एक बार 4 नाम एक के नीचे एक लिख दीजिए. स्टेरॉइड का इस्तेमाल ओरली कह रहा हूं मैं, पेट में, टैबलेट के माफिक, पुराने जमाने में 4 डिसीजेस में, अब भी 2-3 डिसीजेस में किया जाता है. पहले वाला है तमकश्वास, वो अभी छूट गया. अभी तमकश्वास, ब्रोंकियल अस्थमा, दमे की बीमारी में इंटरनली स्टेरॉइड कम देते हैं, ज्यादातर पफ देते हैं, पफ इनहेलर्स. फिर अभी भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में
सोरियासिस के पेशेंट में और किडनी की बीमारी के पेशेंट में स्टेरॉइड का ओरली इस्तेमाल किया जाता है। वो डॉक्टर ने किया तो ठीक ठाक है, डॉक्टर जानते हैं कब तक देना है, कितना देना है, क्या देना है। खुद ब खुद पेशेंट उसका इस्तेमाल किए करें, ज्यादा टाइम तक ये इसका स्टेरॉइड का ओरली इस्तेमाल किया जाए तो 4-5 तरह की कॉम्प्लिकेशंस लिख दीजिए। स्टेरॉइड की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएगी, उससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। पहले तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, मधुमेह की बीमारी स्टेरॉइड की वजह से हो जाएगी, स्टेरॉइड की वजह से मैं कह रहा हूं। दूसरी वाली चीज है, आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी शिकायत हो जाएगी। तीसरी वाली चीज है, पेप्टिक अल्सर्स, पेट में व्रण हो जाएंगे, जख्म हो जाएगी आमाशय में, पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। और चौथी वाली कॉम्प्लिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, आपको संधिवात हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम्स के सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबैगो हो जाएगा। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स मैंने बता दिए हैं, तो ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, इसलिए तमक श्वास के पेशेंट को अभी तसल्ली है, क्योंकि उनमें ओरली स्टेरॉइड्स बिल्कुल या कम यूज किए जाते हैं। ज्यादातर इनहेलर से उतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, स्टेरॉइड्स ओरली लेने से ज्यादा होती है, इनहेलर से कम नहीं होती, ऐसा भी बोले तो चलेगा। क्योंकि वो ब्लड में नहीं घुल जाता। ध्यान से सुनिए, सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा, अटैक डेली आ गया, सीवियर है अटैक, तो बेकलेट स्टेरॉइड का इनहेलर 500 मिलीग्राम बीडी यूज करना चाहिए, सुबह और शाम को पफ लेने हैं 500 मिलीग्राम स्टेरॉइड इनहेलर, 1 पफ बीडी जैसा यही है बेकलेट। एस्थैलिन 2 to 3 पफ। एसओएस, एसओएस का मतलब है जब भी जरूरत पड़ेगी तभी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहां देखिए, इनहेलर से काम नहीं बन रहा तो आगे चलकर ये वाइसोलॉन या प्रेडनिसोलॉन, ये स्टेरॉइड है, बहुत जाना माना, बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। ये वाइसोलॉन का जो प्रेडनिसोलॉन का जो टैबलेट है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो 5 मिलीग्राम टीडीएस। एसओएस जब भी आपको जरूरत लगेगी, डॉक्टर बताएंगे तभी लेना है। ये स्टेरॉइड के और एक जानकारी ले लीजिए, कौन सी भी स्टेरॉइड कभी भी आप ओरल से ले रहे हैं तो डॉक्टर ही आपको बताएंगे, ये एकाएक बंद नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अभी वाइसोलॉन की 10 मिलीग्राम की टैबलेट 3 टाइम्स इन अ डे, 10 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम को ले रहा हूं, तो ये कैसे खत्म करना चाहिए? 10 मिलीग्राम 3 टाइम्स इन अ डे, 3 बार लेना है 2 दिन। उसके बाद सिर्फ 2 दफा देना है दिन में, 2 दिन, और एक ही दफा लेनी है 2 दिन। तो धीरे धीरे करके ये स्टेरॉइड का मैंने डोज कम कर दिया और देन स्टॉप कर दिया। स्टेरॉइड की इन टैबलेट की बात कर रहा हूं, ओरल ड्रग्स की बात कर रहा हूं, कभी भी एकाएक बंद मत कीजिए। वेदर यू आर आयुर्वेदिक वैद्य, वेदर यू आर होम्योपैथिक और एलोपैथिक, आप बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसे किया तो आप अनसाइंटिफिक डॉक्टर है, ऐसे मेरा कहना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, उसके जानकारी, फार्मेकोलॉजी की जानकारी नहीं है और आप गलत चीज कर रहे हैं पेशेंट के बारे में। काइंडली नोट दैट अस्थमाटिक पेशेंट जो भी रहते हैं, दमे की पेशेंट, उसमें मानो कि मेरे को 1 घंटा तक, 2 घंटे तक सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एक के बाद अटैक एक चल रहा है, तो उसको पहले पुराने जमाने में 30-40 इयर्स बैक एक के बाद एक अटैक आएगा या 2-3 घंटे चल रहा है, तो उसको उस दफा हम बोलते थे स्टेटस अस्थमैटिकस। ध्यान से देखिए, स्टेटस अस्थमैटिकस, बार बार अटैक आ जाना, वेगावस्था बार बार 1-1 घंटे के बाद, 2-2 घंटे के बाद, 1-1 दिन के बाद, तो स्टेटस अस्थमैटिक पेशेंट है। अभी फ्रीक्वेंसी के बजाय अभी इन दिनों में ये सिद्ध हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है। दमे की कितने दफा बार बार आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या महत्वपूर्ण है जीवन मरण के लिए? उसकी तीव्रता कितनी है, तीव्रता के ऊपर ध्यान दें। तीव्रता ज्यादा है
तो उसको स्टेटस अस्थमैटिकस इन दिनों में 2020 में कहा जाता है। इन 1994 इट वाज डिफरेंट डेफिनेशन। ये जानकारी बहुत जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे आपने चीजें सुन ली। एक थोड़ा पीछे जाता हूं, अभी कंसंट्रेशन कीजिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको कहने वाला हूं। ये जो दमे की बीमारी है, एलोपैथी की सब मैनेजमेंट हमने देख ली। मैं आपको दरख्वास्त करूंगा, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट जो देते हैं हम, 3 तरीके से ट्रीटमेंट होती है, आहार, विहार और औषधि। सिर्फ टैबलेट देने से हमारा काम नहीं बनता। आयुर्वेद वैद्य है, आयुर्वेदिक के पास जाना ही चाहिए। सभी दमे करी पेशेंट को एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद उपचार करने से जरूर फायदा होगा। आप या तो नजदीक के फैमिली फिजिशियन के पास जाइए, नहीं तो मैं हूं ना, आप प्रोफेसर देशपांडे को मेल कीजिए, मैं आपको सब चीजें बता दूंगा। क्योंकि दमे करी पेशेंट में स्पेशली हम अवेगावस्था जहां पर अटैक नहीं है और हम चाहते हैं, ये कल भी मैंने बोला था कि हर एक पैथी की कुछ अच्छी चीजें होती है और लिमिटेशंस होती है। एलोपैथी में जब सीवियर अटैक है, साइनोसिस है, पेशेंट इज टोटली ब्रेथलेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज लेस देन 50, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा वो पहले कीजिए, साथ साथ आयुर्वेदिक दीजिए। आयुर्वेद पहला मत कीजिए, दैट इज ए वेरी फेटल, जीवन मरण का प्रश्न है। दमे का अटैक चला गया तो मैं बोलूंगा सिर्फ स्टीरॉइड पफ लेने के बजाय आप आयुर्वेद की रसायन चिकित्सा कीजिए। आयुर्वेद में रसायन करके एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। ये रसायन क्या है? आप तो जानते हैं कि दमे के अटैक बार बार आते हैं और उसकी तीव्रता भी कम अधिक हो सकती है। तो एलोपैथी के साथ साथ या पूरा इंडिपेंडेंट एलोपैथी के बजाय इंडिपेंडेंट आयुर्वेदिक भी आप ले सकते हैं। वो जिम्मेदारी कई वैद्य लेते हैं, हम लेते हैं उस जिम्मेदारी की भी। अटैक आए तो हम हमारे हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, बात छोड़ दो, वो बात अलग है। मैं कह रहा हूं कि घरेलू उपचार ये दमे करी पेशेंट ने समझने की बहुत ही जरूरत है। ध्यान से सुनिए, दमे करी पेशेंट ने आयुर्वेदिक की उपचार के बजाय आयुर्वेदिक की सलाह लेनी चाहिए। सलाह किसके बारे में? सलाह खाने पीने के बारे में, सलाह ऑक्यूपेशन के बारे में, सलाह जीवन शैली के बारे में, सलाह व्यायाम के बारे में। ये सब सलाह आयुर्वेद ज्यादा अच्छी तरह से दे सकता है। क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो बीमारी है ये वात कफ की प्रॉब्लम है, और वात कफ जो बायो एनर्जी है, दोष है, उसमें शीत गुण, कोल्ड प्रॉपर्टी इज सिमिलर। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो भी दमे करी हैं, जो दमे के पेशेंट है, पहली चीज ध्यान में रखिए, ये कोल्ड शब्द आपके लिए डेंजरस है। आप एसी में, एयर कंडीशन में काम करेंगे, दमे का अटैक आ जाएगा। बारिश के दिनों में ठंड ज्यादा है, अटैक बढ़ जाएगा। विंटर सीजन है, बहुत सारा चिल्ड है, अटैक आ जाएगा। ठंडी ठंडी चीजें आप ज्यादा खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रीज्ड सब्सटेंसेस, फ्रोजन सब्सटेंसेस, फूड स्टफ, देन अटैक बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिए। दूसरी वाली चीज है कि यह मानसिक संतुलन बिगड़ने से होता है। तो मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए आपने प्राणायाम करना चाहिए, आपने योगा का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज है। खुले आम में, खुले सनलाइट में जाकर प्रातः काल जो 7-8 AM में सनलाइट ले लीजिए और कुछ प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन का पोस्चर्स कर दीजिए। इससे आपका जरूर फायदा होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट से और लंग की ताकत बढ़ने से। श्वास मार्ग की ताकत बढ़ने का जो उपचार है, श्वास मार्ग की ताकत बढ़ने से आपकी दमे की शिकायत कम होगी। सांस मार्ग का ताकत बढ़ाने के आयुर्वेद के पास ढेर सारे उपचार हैं। सिंपल सी चीज है भाइयों और बहनों। बहुत लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है, तो एलर्जी कम करने के लिए एक सिंपल सा उपाय मैं बता देता, लिख दीजिए आप। पोलन ग्रेन की एलर्जी है, डस्ट की एलर्जी है, फ्यूम्स की एलर्जी है। कहां जाता है, कहां से जाता है? ये श्वास मार्ग से, नासिका से, नासा से अंदर जाता है।
ये नासा गुहा है, लिख दीजिए आप। वचा तैल, वेखंड है ना, वेखंड, एकोरस कैलामस, लैटिन नेम क्या है, एकोरस कैलामस वचा, या वेखंड मराठी में कहते हैं। इसका तैल, तेल मिलता है बाजार में, कैलामस ऑयल, वचा तेल मिलता है, वचा ऑयल। ये नाखून निकाल लीजिए, हाथ स्वच्छ धो लीजिए। ये तेल मैंने यहां पर ले लिया, और ये जो लिटिल फिंगर है वो तेल में ले लिया, और तेल यहां से लगाना है आपको, यहां से देखिए, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से जेंटल, डीप नहीं, ऊपर ऊपर यहां से लगा दीजिए। कहीं भी दमे करी पेशेंट को घर से बाहर निकलना है, बारिश है, विंटर का सीजन है, ऑक्यूपेशन पर जहां पर आप काम करते हैं वहां ज्यादातर धुरला है, फ्यूम्स है, निकलते हैं, तो ये वचा तेल घर से बाहर निकलने से आपकी सबकी एलर्जी शिकायत कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, आयुर्वेद मानता है कि दमे की जो जड़ है, मूल है, जड़ बोलते हैं ना, रूट्स, वो आयुर्वेद कहता है कि वो पचन व्यापार में है। जब भी हमारा प्राथमिक पचन बिगड़ जाता है, हमारे आमाशय में जो क्लेदक कफ है वो अच्छी तरह से काम कर नहीं रहा है, उसमें विकृति है, आम पैदा हो रहा है, टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं शरीर में, क्यों, इनडाइजेशन की वजह से, अग्निमांद्य, अजीर्ण की वजह से। तो सब दमे करी रोगियों को मेरे को विनंती करनी है कि 2-3 प्रश्न हर रोज आप खुद को पूछ लीजिए। नंबर 1, आपकी एपेटाइट कैसी है, आपको भूख कैसी लगती है। नंबर 2, आपको टट्टी सुबह में, आपको संडास को कैसी होती है। तीसरी चीज, आपको मूत्र प्रवृत्ति कैसी होती है, और आपको नींद कैसी आती है। ये 4 प्रश्न हमेशा दमे करी पेशेंट ने खुद को पूछना चाहिए। आपको कॉन्स्टिपेशन है, प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपकी दमे की शिकायत बढ़ जाएगी। आप पफ लीजिए, आप एस्थेलिन लीजिए, आप बेक्लेट लीजिए, कुछ नहीं फायदा होगा, टेम्पररी फायदा होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, आपका डाइजेशन अच्छा रखना चाहिए। उसके लिए एक सिंपल सा उपाय मैं आपको बता देता। क्या करना है आपको, सुबह से या रात को गर्म पानी में सुंठ डालनी है, या अदरक, फ्रेश अदरक बोलते हैं ना, जिंजर, फ्रेश जिंजर, वो चॉप्स करके एक 5-7 1 लीटर में कम से कम 15 ग्राम का वेट जिंजर डाल दीजिए, उसका चाय बना दीजिए, पानी जो है उबाल लीजिए, 1/4 कम कर दीजिए, और वो जो मेडिकेटेड वाटर बन जाएगा, वो गरम गरम ऊन पानी जो है वो थर्मास में लेकर ही आप स्कूल को जाइए, कॉलेज को जाइए, काम को जाइए। ये अदरक से बनाया हुआ गरम गरम पानी पूरे दिन भर में सिर्फ यही पीना है आपको। दमे करी पेशेंट को जिंजर वाटर इज द बेस्ट मेडिसिन। उसमें कभी भी दम वेगावस्था नहीं आएगी, छाती में जखन जैसी नहीं होगी, आराम से आप सांस लेते रहेंगे। सुन रहे बात? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ये अदरक वाली एक बात है। उसमें और क्या कर सकते हैं, जिसको ज्यादा फ्लेगम आ जाता है, जिसका ज्यादा कफ निकलता है, तो उसमें और एक चीज डालनी है, लिख दीजिए आप, उसको बोलते हैं मरीच, मीरे बोलते हैं, मीरे, ब्लैक पेपर, उसके दाने मिलते हैं आपको। ये भी कम से कम 5 ग्राम 1 स्पून जो है वो डाल दीजिए गर्म पानी अदरक के साथ साथ। तो अभी आपका पानी कैसे बन गया, मेडिकेटेड वाटर, दोनों मिलाकर बन गया। तो ये लेने से मैं बोल रहा हूं, जिसको सिर्फ वातज, जिसको कफ नहीं है, उसने सिर्फ अदरक का पानी लेना चाहिए। जिसको कफ निकलता है उन्होंने अदरक और मीरे का, मरीच का, ब्लैक पेपर का पानी लेना चाहिए। जिसको कृमि की शिकायत है, टट्टी अच्छी नहीं है, संडास अच्छी नहीं है, उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने उसमें वाउडिंग डालना है। अदरक डाल दिया, मीरे डाल दिए, मरीच, और उसमें वाउडिंग भी एक आधा स्पून जो है बोलते 3 ग्राम उसमें दाने डाल दीजिए, पानी उबाल लीजिए, 1/4 रिड्यूस कर दीजिए, और थर्मास में गरम गरम पानी, दिन भर में यही पानी आपको पीना है। बारिश के दिनों में, ठंड के दिनों में ये दमे करी पेशेंट ने हर रोज आपके छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर, गले के ऊपर सीसेमी ऑयल, तिल का तेल गरम गरम हल्के हाथ से ऐसा मालिश करना चाहिए।
हल्के हाथ से छाती के ऊपर तिल तैल से, सीसेमी ऑयल, स्नेहन बोलते हैं आयुर्वेद में, और उसके बाद हॉट वाटर बैग से, हॉट वाटर बैग गर्म पानी की थैली से सेकना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो लंग्स की जो ताकत है, श्वास मार्ग की ताकत है, उसमें जरा ताकत, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। वो जो स्पैजम आता है ना, स्पैजम कॉन्स्ट्रिक्शन, वो बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। स्नेहन स्वेदन कर दीजिए आप। ये इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं बता रहा हूं। आप बोलेंगे सर ये आयुर्वेद का अलग लेक्चर बनाइए ना, ये तो मैं पहले बना चुका हूं और इसका एड्रेस भी मैं साथ लाया हूं। हो सके तो आपको वो टाइटल्स मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। मेरे को सब व्यूअर्स को विनंती है, विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, सामान्य जन हो, ये जो मेरे ऑलरेडी ऑडियो बुक्स हैं, मेरे को माफ कर दीजिए, ये सब जो चीजें मैंने बनाई थी वो 2 साल पहले वाली बात है। उस जमाने में इतना सारा वीडियो का टेक्निक, जूम वीडियो वगैरह इतना जोर से नहीं चल रहा था। तो मेरे को तो ज्ञान देना है, बटाना है, तो उसके लिए मैं ऑडियो बुक्स बनाया है। वो ऑडियो आप हेडफोन डाल दीजिए, बहुत अच्छी वीडियो ऑडियोज हैं, वो मैं आपको बताने चाहता हूं। देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर अस्थमा, सिर्फ मेडिसिन के बारे में चर्चा की है। ये ऑडियो क्लिप है, यूट्यूब में है, ये मेरा वीडियो यूट्यूब में, ये मेरा ऑडियो बुक है, ऑडियो सिर्फ, उसमें वीडियो नहीं है। दूसरी वाली है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा पार्ट 1, कैसे करेंगे मैंने आयुर्वेदिक उपचार कैसे करेंगे अस्थमा के पेशेंट को, पार्ट 2 भी है, उसमें बहुत डिटेल में चर्चा की है मैंने। अस्थमा आयुर्वेदिक कॉजेस, ये ध्यान से देखिए। आयुर्वेद कहता है एलर्जी की बात आयुर्वेद नहीं करता, आयुर्वेद करता है दोष प्रकोप की बात, आयुर्वेद करता है खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने की बात। ध्यान से सुनिए, आयुर्वेद करता है एलर्जन से मत भागो, एलर्जन को भगाओ। आयुर्वेद दमे करी पेशेंट को कहता है एलर्जी से मत भागो, एलर्जी को भगाओ। सुन रहे हैं आप अच्छी तरह से, ये आपको पेशेंट को कन्विंस करना है। देखिए, आपको खुद की जब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप एलर्जी चल जाएगी। दमे करी पेशेंट की जब इम्यूनिटी बढ़ेगी, हृदय, फुफ्फुस, श्वास मार्ग में ताकत आ जाएगी, तो उससे एलर्जी भाग जाएगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये देखिए, हम एक ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। देखिए, ज्यादातर हो सकता है देख सकेंगे हम कहां पर चल रहा है, कैसा वीडियो चल रहा है। एक ट्राई तो करवा लेते हैं। या अभी मैंने क्लिक कर दिया है, मेरे को मालूम नहीं, हो सकता है तो ये आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, अपने आप आना चाहिए उसको। ये देखिए, कुछ अलग स्क्रीन के ऊपर चल रहा है एक्टिविटी। यूट्यूब ओपन हो रहा है मेरे ख्याल से, देखिए यूट्यूब ओपन हो गया। ये क्लिक किया आपने सिर्फ, ये देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर अस्थमा है ना। तो पहले एडवर्टीजमेंट छोड़ दीजिए आप, उसमें कोई जरूरत नहीं है, देखना है तो देख लिख सकते हैं। ये देखिए, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर अस्थमा का, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, ध्यान से सुनिए। वी आर इन द आयुर्वेद कॉलेज डिग्री। आपका वीडियो कृपा करके बंद कर दीजिए प्रियंका। टुडे इज मंडे, व्हाट इज द डे? Wednesday. So today is a Wednesday. The date is 1st of August. लेक्चर ले रहा हूँ 2018, and today the topic is generic medicines or Ayurvedic medicines for bronchial asthma. The list of Ayurvedic medicines for bronchial asthma, we will have the 2 parts. One. तो ये तो मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं पूरा सुनाने वाला नहीं हूँ आपको। फिलहाल हम जाते हैं, हमारा जो स्क्रीन है उसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से वो आ जाएगा, देखिए आ गया। ये अलग अलग आप सिर्फ क्लिक करते जाइए। मेरे कहने का मतलब है आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर अस्थमा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा पार्ट 2, और अस्थमा के आयुर्वेद ने बताए हुए जो कारण है वो भी आपको जान लेने की जरूरत है। उससे आपका दमे का अटैक बिल्कुल कम हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये लेक्चर 30 जून 2020 को 11 बजे शार्प चालू किया था। अभी मेरे घड़ी में 12:05 हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से हम आगे चलकर ये कंक्लूड करेंगे और आपको सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं देंगे। एंड में आप देख सकते हैं, हर एक मैं आपको बता रहा हूं कि मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, आइडियल ट्रीटमेंट हर बीमारी की कैसी होनी चाहिए। उसमें 3 घटक हैं, आहार, विहार और औषधि। उसका ट्रांसलेशन भी यहाँ पर किया है मैंने। डाइट एडवाइस देना चाहिए, पथ्यापथ्य लाइफस्टाइल एडवाइस देना चाहिए,
और मेडिसिन आखिर में आते हैं। ध्यान से सुनिए, आखिर में आते हैं। डिस्क्लेमर, मैं यहां पर बार बार बता रहा हूं कि जो भी मेरे मेडिकल की वीडियोस हैं वो एजुकेशन पर्पज के, सोल पर्पज इज शिक्षा देना है विद्यार्थियों को, डॉक्टर्स लोगों को, फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल टीचर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। सेल्फ मेडिकेशन मैं प्रमोट नहीं करना चाहता। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा। तो सामान्य जन के लिए वीडियो काम आएंगे, जरूर आएंगे, उसका सामान्य ज्ञान बढ़ जाएगा, घरेलू उपचार के बारे में उनको पता हो सकता है, तो ये घरेलू उपचार कर सकते हैं। फिर मेडिकेशन लेने की आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, स्ट्रिक्टली शुड बी अवॉइडेड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हर एक की जिम्मेदारी है, जो देशपांडे को वेल विशर है, देशपांडे के फैंस है, बहुत सारे अभी सब्सक्राइबर्स है मेरे यूट्यूब चैनल के, तो उन सब लोगों को मैं दरख्वास्त करता हूं, विनंती करता हूं हाथ जोड़कर कि कृपा करके आप मेरे ये सब के सब जो वीडियो जो हैं वो आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप से और अलग सारे पहचान वाले लोग हैं उनको तरफ वो शेयर कर दीजिए, लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा, मेल के द्वारा। ये मेरे वीडियोस को ऊपर कुछ कमेंट लग दीजिए जिसके मेरी एनर्जी या हौसला बढ़ जाता है। और आखिर में क्या कर सकता हूँ, सबको बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उससे और ज्यादा तक लोगों तक ये जो आयुर्वेद में काम चल रहा है, हेल्थ सिस्टम में काम चल रहा है देशपांडे सर का, वो अच्छी तरह से काम आगे भी चलता रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, एंड हैव अ नाइस लाइफ, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं ये कंक्लूड कर देता हूँ। थैंक यू। आप जा सकते हैं, आप रजा ले सकते हैं। थैंक यू।